ब्रो, अगर तुझे पूरा इसी समझ नहीं आ रहा है तो छोड़ दे। ये सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सीख ले जो इनफ है आईसीयू में काम करने के लिए। तो पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है इमरजेंसीज में इज हार्ट अटैक। ये डायग्नोस करना सीखो पहले। हार्ट अटैक डायग्नोस करने के लिए हमें सिर्फ एसटी सेगमेंट देखना है। ईसीजी में 12 लीड्स होती हैं, इन सब लीड्स में हमें एसटी सेगमेंट देखना है। और जहां भी ऐसा एसटी सेगमेंट दिख रहा है, दिस एसटी एलिवेशन, जहां भी ऐसा एसटी सेगमेंट दिख रहा है तो समझ जाओ द पेशेंट इज हैविंग एन हार्ट अटैक। अब तुमने एसटी एलिवेशन देख लिया तो कौन कौन सी लीड्स में एसटी एलिवेशन है वो देखो, क्योंकि एक सेट ऑफ लीड्स हमें एक पर्टिकुलर वॉल दिखाती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर एस टी एलिवेशन 2-3 एवीएफ में है तो इट इज एन इंफीरियर वॉल एमआई, क्योंकि 2-3 एवीएफ हमें इंफीरियर वॉल दिखाती है। और अगर तुम्हें एस टी एलिवेशन लीड 1 एवीएल V5 V6 में दिख रहा है तो इट इज अ लेटरल एमआई, क्योंकि ये लीड्स हमें लेटरल वॉल दिखाती है। ये कौन सी लीड्स हमें कौन सी वॉल दिखाती है ये तुम्हें लर्न करना पड़ेगा। ये डायग्राम की हेल्प से तुम इजीली लर्न कर सकते हो कि कौन सी लीड्स हमें कौन सी वॉल दिखाती है। और कॉम्बिनेशन में भी एमआई हो सकता है, लाइक एंटीरियर और लेटरल लीड्स दोनों में तुम्हें एसटी एलिवेशन दिख रहा है तो इट इज एन एंटेरोलेटरल एमआई। तो बस हार्ट अटैक डायग्नोस करने के लिए हमें दो चीजें देखनी होती है, दैट इज एसटी एलिवेशन और कौन कौन सी लीड्स में एसटी एलिवेशन है वो, दैट्स इट। एंड वन मोर थिंग, अगर पेशेंट को चेस्ट पेन है एंड क्लिनिकली यू आर सस्पेक्टिंग एमआई और ईसीजी नॉर्मल है तो पेशेंट का ईसीजी 1-2 घंटे बाद वापस करो, बिकॉज ईसीजी नॉर्मल आता है इन फर्स्ट फ्यू आवर्स ऑफ एमआई किसी किसी केसेस में। या फिर अगर तुम एमआई क्लिनिकली सस्पेक्ट कर रहे हो तो डू द कार्डियक मार्कर्स, जिससे तुम्हें कंफर्म हो जाएगा कि एमआई आया है या नहीं। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आई हैव सीन सच केसेस। मैंने अभी एक केस देखा जिसमें पेशेंट का ईसीजी नॉर्मल था, बट पेशेंट को बहुत हैवीनेस और चेस्ट पेन था। तो ईसीजी नॉर्मल आया तो पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट कर दिया, बट उसका हैवीनेस और चेस्ट पेन सेटल नहीं हुआ। बट आफ्टर सम टाइम जब वापस हमने ईसीजी किया तो उसमें एसटी एलिवेशन दिखा। तो रिमेम्बर, अगर क्लिनिकली तुम सस्पेक्ट कर रहे हो कि एमआई हो सकता है तो रिपीट करो ईसीजी अगर नॉर्मल आया है। और ये सब याद रखो, ये सब मैं तुम्हें क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। हार्ट अटैक के पहले 2-3 घंटे में तुम्हें अच्छा एसटी एलिवेशन दिखेगा, और हार्ट अटैक के 1-2 दिन बाद एसटी एलिवेशन थोड़ा कम होते जाएगा, बट टी वेव्स टॉल ही रहेंगे। हार्ट अटैक के 1 हफ्ते बाद एसटी एलिवेशन सेटल हो जाएगा और टी वेव्स इन्वर्ट हो जाएंगे। मैंने अभी एक केस देखा जिसमें पेशेंट केम विद कंप्लेंट्स ऑफ डिस्निया। उसका हमने ईसीजी किया तो उसमें इन्वर्टेड टी वेव्स थे, और उसने बताया कि उसे 1-2 हफ्ते पहले चेस्ट पेन हुआ था। तो दीज वर द इवॉल्व चेंजेस, मतलब 1-2 हफ्ते पहले पेशेंट को हार्ट अटैक आया था और एसटी एलिवेशन सेटल हो गया, बट टी वेव्स इन्वर्ट हो गए। और ईसीजी में क्यू वेव्स भी नहीं थे, क्योंकि क्यू वेव्स डेवलप होने को थोड़ा टाइम लगता है। नेक्स्ट हम ईसीजी में इस्कीमिया कैसे देखेंगे। इस्कीमिया मतलब पेशेंट के कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज है एंड हार्ट को प्रॉपरली ब्लड नहीं मिल रहा है। हार्ट अटैक में पूरा ब्लड बंद हो जाता है एक पर्टिकुलर वॉल को, और इस्कीमिया में ब्लड कम हो जाता है हार्ट को। अगर पेशेंट चेस्ट पेन लेके आया है तो पेशेंट को इस्कीमिया भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। इस्कीमिया हम कैसे डायग्नोस करेंगे, जैसे हमने हार्ट अटैक डायग्नोस किया था। पहले हम ईसीजी निकालेंगे, ईसीजी में पूरे 12 लीड्स देखेंगे। इस्कीमिया डायग्नोस करने के लिए भी हम वही अप्रोच रखेंगे जो हमने हार्ट अटैक में रखा था। पहले हम सारे लीड्स देखेंगे ईसीजी में, उनमें हम एसटी सेगमेंट देखेंगे। अगर एसटी सेगमेंट में डिप्रेशन है, ऐसा एसटी सेगमेंट डिप्रेस्ड है, तो वी डायग्नोस इट एज इस्कीमिया विदाउट एनी एसटी एलिवेशन। ईसीजी में बाकी कहीं एसटी एलिवेशन नहीं दिखना चाहिए, तो इट इज एन इस्कीमिया। अब कौन सी वॉल को ब्लड कम मिल रहा है ये देखने के लिए कौन कौन सी लीड्स में एसटी डिप्रेशन है ये देख लो, जिससे तुम्हें पता चल जाए कौन सी पर्टिकुलर वॉल को कम ब्लड मिल रहा है। हार्ट अटैक और इस्कीमिया डायग्नोस करने के लिए तुम्हें बस एसटी सेगमेंट देखना है। एसटी एलिवेशन है तो इट इज एन एमआई, और एसटी डिप्रेशन है तो इट इज एन इस्कीमिया। क्यू वेव्स अगर है तो पेशेंट को पहले हार्ट अटैक आके गया है, और अगर टी इन्वर्जन है डीप तो पेशेंट को रिसेंटली कोई हार्ट अटैक आया होगा। क्यू वेव हमें ओल्ड एमआई दिखाता है। अगर ईसीजी में क्यू वेव प्रेजेंट है तो पेशेंट को पहले कोई हार्ट अटैक आके गया है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें ईसीजी में देखने हैं आर अरिथमियास। हमारा हार्ट रिदम में बीट करता है, जैसे पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड वेंट्रिकल्स में जाता है, फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ऐसे रिदम में हमारा हार्ट बीट करता है। बट अगर हार्ट रिदम में बीट नहीं कर रहा है तो इट इज कॉल्ड एज एरिथमिया। नाउ इसको तुम दो पार्ट में डिवाइड कर दो तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा। फर्स्ट चेक वेदर इट इज टैकीअरिथमिया और ब्रैडीअरिथमिया। टैकीअरिथमिया मतलब अरिथमिया है बट हार्ट रेट भी ज्यादा है, तो इट इज कॉल्ड एज टैकीअरिथमिया। और ब्रैडीअरिथमिया मतलब अरिथमिया विद लो हार्ट रेट, तो इट इज ब्रैडीअरिथमिया। तो ये चेक करना है हमें पहले कि टैकीअरिथमिया है या ब्रैडीअरिथमिया। एंड सेकंड थिंग चेक करो कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड है या नॉर्मल है। टैकीअरिथमिया में हमें क्या क्या देखना है। फर्स्ट वील सी एट्रियल फिब्रिलेशन। फिब्रिलेशन मतलब एट्रिया से हिल रहे हैं, दे नॉट स्क्वीजिंग प्रॉपरली, जिससे वेंट्रिकल्स को कम ब्लड मिलेगा, क्योंकि एट्रिया अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं तो वेंट्रिकल्स में ब्लड पुश नहीं कर पाएंगे। अब अगर एट्रिया अच्छे से स्क्वीज नहीं कर रही है तो हमें पी वेव्स प्रॉपरली नहीं दिखेंगे ईसीजी में, क्योंकि पी वेव्स ही एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन डिनोट करती है। इससे प्रॉब्लम क्या होता है, ब्लड स्मूथली मूव नहीं कर पाता फ्रॉम द एट्रिया टू द वेंट्रिकल,
जिससे थोड़ा ब्लड एट्रिया में पूल रहता है, जिसकी वजह से क्लॉट फॉर्म हो सकता है और ये क्लॉट बाद में ब्रेन में जाके पेशेंट को स्ट्रोक दे सकता है। दैट्स व्हाई वी हैव टू ट्रीट इट। तो इस कंडीशन में हमें पी वेव ऐसे वेवी दिखती हैं क्योंकि एट्रिया अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है। अगर अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पी वेव ऐसे प्रॉपरली आएगा। और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इरेगुलर है, देखो द डिस्टेंस बिटवीन देम इज नॉट द सेम। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एट्रिया फिब्रिलेट कर रहा है और बहुत सारे इम्पल्स एक साथ जा रहे हैं वेंट्रिकल्स की तरफ, बट ये सारे इम्पल्सेस मिल रहे नहीं है वेंट्रिकल्स को। तो जब भी वेंट्रिकल्स को इम्पल्स मिल रहे हैं तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो सिंक्रोनाइज नहीं हो पा रहे एट्रिया एंड द वेंट्रिकल्स, इसलिए हमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इरेगुलरली दिख रहे हैं। नेक्स्ट टैकियारिथमिया इज सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। एसवीटी में क्या होता है, नॉर्मल पी वेव होते हैं और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी नॉर्मल होते हैं, बट इसमें हार्ट रेट बहुत ज्यादा होता है, लाइक इट इज मोर देन 140। तो इसमें पी वेव्स क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में मर्ज हो जाते हैं, तो इसमें हमें सिर्फ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव दिखते हैं। बट ये होता कैसे है, तो हमारे हार्ट में एक कंडक्टिंग सिस्टम होता है, लाइक ऐसे नोड से करंट जनरेट होगा तो एवी नोड में जाएगा, देन बंडल ऑफ हिज, देन राइट टू लेफ्ट बंडल ब्रांच एंड फर्दर। तो ये एक वायरिंग सिस्टम है समझ। इस कंडक्टिंग सिस्टम की वजह से हार्ट एक स्टेडी रेट से बीट करता है। एसवीटी में क्या होता है, जो नॉर्मल हमारा कंडक्शन पाथवे है इसमें एक एबनॉर्मल कंडक्शन पाथवे ऐड हो जाता है। तो ये जो एक एबनॉर्मल कंडक्शन पाथवे ऐड हुआ है ये काफी छोटा है, इसमें इम्पल्स बहुत फास्ट फास्ट ट्रेवल करती है, इसकी वजह से हमें ज्यादा हार्ट रेट देखने को मिलता है। तो इमेजिन करो एक कार रेस की तरह जिसमें एक प्रॉपर ट्रैक है एंड कार गो थ्रू दैट ट्रैक ओनली। अब इमेजिन करो इसमें किसी ने एक शॉर्टकट बना दिया जिसमें से कार जाएंगी और फिनिश लाइन पर जल्दी आ जाएंगी, तो द रेस विल गो मच क्विक। तो यही रीजन है एसवीटी में हार्ट रेट इतना ज्यादा होता है, बिकॉज एक अबनॉर्मल पाथवे बन जाता है कंडक्टिंग सिस्टम के लिए। नाउ नेक्स्ट इज वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया बहुत इंपॉर्टेंट है आईसीयू में, ये बहुत डेली बेसिस पे तुम्हें देखने को मिलेगा। इसमें the QRS complexes are wide and P waves are absent and the main thing is heart rate is more than 150। इसमें वेंट्रिकल्स खुद से बीट करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब वो नेचुरल रिदम में बीट नहीं करते। इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल स्टक हो जाते हैं वेंट्रिकल्स में और वो बहुत फास्ट फास्ट घूमने लगते हैं वेंट्रिकल्स में, इसलिए हार्ट रेट बहुत ज्यादा हो जाता है। क्योंकि वेंट्रिकल्स बहुत फास्ट बीट कर रहे हैं तो उन्हें एक इनफ अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं मिलेगा टू पंप टू द बॉडी, क्योंकि वेंट्रिकल्स ही पंप करते हैं ब्लड बॉडी के लिए, जिससे ऑर्गन्स को ब्लड नहीं मिलेगा। तो दिस विल लीड टू सिम्टम्स लाइक डिस्निया, फेंटिंग एंड एवरीथिंग। एट्रिया तो नॉर्मली बीट करता है इसमें, बट वेंट्रिकल्स बहुत फास्ट फास्ट बीट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसका ट्रीटमेंट जो हम आईसीयू में देते हैं इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन, मतलब हम पेशेंट को शॉक देते हैं जिससे हार्ट एक कुछ सेकंड्स के लिए बंद हो जाता है, then it starts again with a normal beat. We can also use amiodarone and lidocaine like drugs, मतलब अगर पेशेंट स्टेबल है तो we can use this drug or we can go for shock. नाउ ब्रैडियरिथमियाज। अब ब्रैडियरिथमियाज में एक तो है साइनस ब्रैडिकार्डिया जिसमें रिदम नॉर्मल रहेगा, मतलब पी वेव के बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आएगा। इसमें पूरा ईसीजी नॉर्मल रहेगा, बस हार्ट रेट कम रहेगा। ये यूजुअली नॉर्मल होता है, अगर बहुत कम हो रहा है तो वी कैन यूज ड्रग्स लाइक एट्रोपिन। अब जो कंसर्निंग चीज है दोज आर हार्ट ब्लॉक्स। हार्ट ब्लॉक्स मतलब जो एट्रिया से वेंट्रिकल तक करंट पहुंचता है उसमें डिले हो रहा है, इसलिए हार्ट रेट हमें कम मिल रहा है। और हार्ट ब्लॉक्स डायग्नोस करना इतना हार्ड नहीं है, अगर तुम्हें हार्ट ब्लॉक डायग्नोस करने हैं तो बस पीआर इंटरवल और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पे ध्यान देना है। पहले तो अगर ईसीजी में ब्रैडिकार्डिया दिख रहा है तो यू शुड बी सस्पिशियस ऑफ हार्ट ब्लॉक। तो सिंपली फर्स्ट हार्ट ब्लॉक में तुम्हें पीआर इंटरवल थोड़ा थोड़ा प्रोलॉन्ग होता हुआ दिखे। ये इसलिए होता है क्योंकि पीआर इंटरवल डिनोट करता है टाइम, वो टाइम जो एट्रिया से वेंट्रिकल तक इंपल्स पहुंचने का टाइम है, दैट इज डिनोटेड बाय पीआर इंटरवल। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में जो सिग्नल एवी नोड से वेंट्रिकल को पास हो रहा है उसमें डिले हो जाता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एवी नोडल डिले। बट फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में जो इंपल्स एट्रिया भेज रहा है वो वेंट्रिकल तक जाने ही है, भले ही वो लेट जाए बट वो जाते ही है वेंट्रिकल्स तक। सो वी डोंट गेट मिस्ड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अनलाइक सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में जो सारे सिग्नल्स एट्रिया भेज रहा है वो सब सिग्नल्स वेंट्रिकल तक नहीं पहुंचते, इसलिए हमें ड्रॉप बीट दिखते हैं, दैट इज ड्रॉप क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। इसमें दो टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप में एवी नोड डिले करता रहता है, जो भी इंपल्स एट्रिया से उसे मिल रहे हैं वो डिले करता रहता है एवी नोड वेंट्रिकल्स को देने के लिए, इसलिए देयर इज वन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ड्रॉप्ड। मतलब ऐसे ही एवी नोड जब डिले करता रहता है तो बीच में ही एक इंपल्स एवी नोड खा जाता है, मतलब वो वेंट्रिकल्स को देता ही नहीं है एक इंपल्स, इसलिए हमें एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ड्रॉप दिखता है इन सेकंड डिग्री टाइप 1 हार्ट ब्लॉक। पीसीजी में हमें पहले पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग होता हुआ दिखेगा, देन देयर इज अ मिस्ड बीट, क्योंकि एवी नोड एक इंपल्स खा गया और वेंट्रिकल्स को दिया ही नहीं, इसलिए वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, इसलिए देयर इज वन मिस्ड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। देन एक मिस्ड बीट के बाद ये साइकिल वापस से रिपीट होती है, पीआर फिर से थोड़ा थोड़ा प्रोलॉन्ग होता है एंड देन देयर इज अ मिस्ड बीट। सेकंड डिग्री टाइप 1 यूजुअली हार्मलेस होता है, बट अगर इसके साथ सिम्टम्स दिख रहे हैं लाइक फेंटिंग, डिजीनेस, तो इट नीड्स अ ट्रीटमेंट। नाउ सेकंड डिग्री टाइप 2 हार्ट ब्लॉक में जो ब्लॉक होता है
वो एवी नोड के थोड़ा नीचे होता है, दैट इज यूजुअली बंडल ऑफ इसमें। तो इसमें हमें इंटरमिटेंट फेलियर ऑफ कंडक्शन दिखेगा, मतलब बीच में एक दो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ड्रॉप होंगे, वेंट्रिकल तक नहीं पहुंचेंगे। ये थोड़ा सीरियस होता है बिकॉज इट कैन फर्दर लीड टू कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, जिसमें वी नीड पेस मेकर। तो सिंपल है, टाइप 1 में हमें पीआर इंटरवल थोड़ा थोड़ा प्रोलॉन्ग होता हुआ दिखेगा विद 1 मिस बीट, और टाइप 2 में हमें पीआर इंटरवल कांस्टेंट दिखेगा एंड देयर इज सडन मिस बीट। देन नेक्स्ट इज कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, दिस इज वेरी डेंजरस। इसमें कोई भी एट्रिया का सिग्नल वेंट्रिकल तक नहीं पहुंचता, दोनों इंडिपेंडेंटली बीट करते हैं विदाउट एनी कोऑर्डिनेशन। इसमें ईसीजी में तुम्हें पीवीएस भी नॉर्मल मिलेंगे, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी नॉर्मल मिलेंगे, बट दे बोथ आर बीटिंग इंडिपेंडेंटली। कोई भी कभी भी बीट करेगा, मतलब जैसे नॉर्मली पहले एट्रिया बीट करता है देन वेंट्रिकल्स बीट करते हैं, ऐसे इसमें नहीं होगा। इसमें कभी भी एट्रिया बीट करेगा, कभी भी वेंट्रिकल्स बीट करेंगे। इसमें हमें अर्जेंट ट्रीटमेंट चाहिए होता है, लाइक पेसिंग सपोर्ट, दैट इज परमानेंट पेसमेकर। अब अगर और कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम इन द कमेंट सेक्शन। मैं यूजुअली ऑनलाइन रहता हूँ आफ्टर आई पोस्ट फॉर हाफ एन आवर, so you can ask me in the comment section there. Now don't forget to subscribe my channel and follow me on Instagram.